मैसेज कर मुझे, मैं व्हाट्सएप करती हूँ तेरे को। कहाँ चल रहा है नेट? तुम कह नेट चल रहा है? बुलाओ रे पंकज भैया को। मैसेज किया किसी ने मुझे नोट्स के लिए? 9958195423 9958195423 9958195423। तुम लोगों से 3 बारी में भी एक नंबर नहीं लिखा गया। हाँ व्हाट्सएप कर। यही है कि पीडीएफ? डबल सिक्स 599। अब बता। सारे एक ही है क्या? सारे एक ही है मैम, 4 बार 5 बार डाउनलोड हो सकते हैं। कुछ भी करते हैं यार। कुछ भी करते हैं, मैसेज तो करना है। इतना ही होता है। मार्क नोट्स इतना ही बोल दे। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे शुरू में रहने में नोट नहीं दे रही। भेज दिए नोट्स मैंने नमन को। कौन है भी नमन? ये नमन है, ये राघव है, ये गोमतेश है। इसका नाम तो बिना याद हो गया। तुम्हारा नाम? तुम भी आशुतोष, ठीक है, वहाँ पर भी एक आशुतोष है। पीछे तुम्हारा नाम? हर्षद। तुम्हारा नाम क्या था? दीक्षा। दीक्षा। गौरव। अमन। तुम अमन हो, ये नमन है। ठीक है। अमन, नमन, गौरव, गोमतेश, आशुतोष, राघव, हर्षित, दीक्षा और निधि। और अदिति आई नहीं और सौरभ आया नहीं, है ना? चलो, सुने भी तुम लोगों से? हाँ जी भी आशुतोष। What is the purpose of working paper? Planning and performing the audit. बैठ। हाँ जी भाई निधि, पढ़ कर आए हो? कल की क्लास क्यों नहीं ली थी? बहुत दुख है इस बात का मुझे भी। हाँ जी भाई गोमतेश, वर्किंग पेपर की डेफिनेशन सुनाओ।
एक छोटी सी डेफिनेशन थी, पढ़कर नहीं है। फिर ऑनलाइन तो बड़े आंसर लिखते थे। इन लोगों की बातें सच है, देख देख के लिखते थे। तो मेरी शक्ल इतनी डरावनी है कि खड़े होते देखते भूल गया मैं। मेरे साथ भी यही है। नहीं, आप सेकंड में ऑन द स्पॉट रख देते, मैं भूल जाता हूँ। मतलब तुम टाइप करके भेज सकते हो मेरे को। बैठो, लिख कर दिखाओ फटाफट से मेरे को। फैक्टर्स ऑन विच फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स। जल्दी से लिख। हाँ जी भी राघव, खड़े हो जाइए। एक्सप्लेन फॉर्म, कंटेंट एंड extent of audit documentation. The form of audit documentation such that an experienced auditor can understand its nature, timing, and extent of audit procedure perform audit evidence obtained, and the conclusion drawn by the auditor. Further, the entity shall be classified as who perform the audit procedures, the extent of procedures, and whom it is Date. डेट किस दिन परफॉर्म हुआ था। रिव्यूड बाय and its date. Further, the conclusion that we gain is discussed with the management or seniors. And last, inconsistency of arise and हाउ इट इज एड्रेस्ड। सिट डाउन। हाँ जी भी हर्षद, सेम आंसर। आप तुम पढ़कर आओगे ना रिजल्ट के बाद, तुमने कहा था। क्यों भाई, पहले दिन से कुछ ना कुछ चल रहा है हर्षद, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ जी भाई, नमन, सेम आंसर। बैठो। First point, he should be understandable about the nature, time and extent of the audit documentation. It is further classified into three parts. First part is that the audit documentation. This should be mentioned that who it is signed, but who is performed the audit documentation, and date is mentioned, and who reviewed the documentation to be mentioned, and the date of the review. And the next point is about the procedure performed and the conclusion form. Now in the conclusion form there are 2 points. First point is that if the conclusion form is arise due to the if there is a professional judgment made by the auditor, it has to be mentioned in the documentation report. And if there is inconsistency in the documentation report, then the solutions as a form by the magistrate it should mention in the documentation. सिट डाउन। हाँ जी भाई, तुम्हारा हुआ ही नहीं हुआ आंसर। तुम तो लिख के दिखाने वाले थे ना। टाइप ही कर पाओगे मतलब। क्यों इन लोगों की बात सच कर रहे हो। हाँ जी विषय, खड़े हो जाओ तुम। क्यों
Explain the factors over which form, content and extent of audit documentation depends. Size and complexity of entity, nature of audit procedure performed, identified risk of material misstatement, nature and extent of exception identified, need to frame a conclusion, or audit methodology and tools used, significance of the audit evidence obtained. That's all. याद आया कुछ? छोटा सा चार्ट बनवाया था. सच्ची बता दे गोमतेश, आंसर कैसे लिख रहे थे? याद करके लिख रहे थे? एमसीसी की हवा में ही कुछ ऐसा है, बच्चा पढ़ने वाला ऐसे हो गया है ना. आ जाओ पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 3.6. नोट्स में शायद ना मिले टॉपिक. ऑडिट फाइल, फाइल क्या होता है? अभी तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़े थे. डॉक्यूमेंटेशन मतलब था पेजेस. जो तुम्हारे ऑडिट के क्या थे? पेजेस. फाइल कैसे बनती है? तुम्हारे फ़ोन में फाइल्स होती हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे इकट्ठी कर रखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइल्स. यही तो होता है. फ़ोन में हमारे पास फाइल्स का ऑप्शन होता है ना. उसी तरीके से यहाँ पर ऑडिट फाइल क्या है? जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही जगह पर स्टोर करके रखे हुए हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? ऑडिट फाइल. सिंपल सी बात है. अब ये ऑडिट फाइल, तुम्हारी फाइल फिजिकल फाइल पे ही हो सकती है और कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी फाइल हो सकती है. यही बात लिखी हुई है. ऑडिट फाइल का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा फोल्डर्स, फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसके अंदर वो रिकॉर्ड होता है. जो कंप्राइज का मतलब होता है इंक्लूड करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को. समझ में आए? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो पेजेस थे ना, जब उसको एक जगह पे स्टोर किया तो हमने क्या बनाया? ऑडिट फाइल. तो ऑडिट फाइल बड़ा या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ा? ऑडिट फाइल. रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में? ऑडिट फाइल कंटेन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बात समझ में आई? तो ऑडिट फाइल क्या होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. जब एक या एक से ज़्यादा फोल्डर्स को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लियर है बात? तो ऑडिट फाइल क्या हुई? वन और मोर folders or other storage in physical or electronic form containing the records that comprises the audit documentation for the specific engagement. क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है. समझ में आ गई? ऑडिट फाइल किसे कंटेन करता है? और यही इनके बीच का क्या लिखा रखा है हमें? एक्सप्लेनेशन. रिलेशनशिप में ये वाली लाइन है इम्पोर्टेंट. तो ऊपर तो खाली डेफिनेशन ऐसे ही लिख के दे रखी है, लाइन अपनी ये वाली इम्पोर्टेंट है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन एन ऑडिट फाइल, ये है रिलेशनशिप. तो क्लियर है बात? पक्का? अब आ जाती है अपनी एक बात, और वो बात क्या है? असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. असेंबली वर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना. तुमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं ना इतने सारे, उन सभी के सभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में लिख के रखना है. अब इन्होंने पता है क्या बोला है? जो हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं,
इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस को हमें कुछ दिनों के अंदर एक ऑडिट फाइल के अंदर इकट्ठा करना है। कितने दिन के अंदर? ऑडिट खत्म होने से 60 डेज के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर? ऑडिट खत्म होने से 60 डेज के अंदर अंदर हमें क्या करना है? ऑडिट फाइल को असेंबल करना, मतलब जितने भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हैं उन सबको कहाँ पे इकट्ठा करके रखना है? ऑडिट फाइल में। पहले तो इन्होंने बोला हुआ है कि ऑडिटर को असेंबल करना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल के अंदर विद इन अ टाइमली बेसिस। कितने टाइम के अंदर? टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। व्हाट इज ऑडिटर रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट क्या था? जिसमें हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते थे। अब बताओ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? जिस डेट पे आपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या किया होगा? साइन करके डेट लिखते हैं ना हम लोग। जिस डेट पर आपने ऑडिट रिपोर्ट पर साइन किया था उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वैसे तो हमारे पास में लास्ट डेट 30 सितंबर होती है, ठीक है, लेकिन मान के चलो मैंने 25 अगस्त को ही साइन कर दिया तो साइन करके डेट तो लिखूंगी ना, तो वहाँ पे वो क्या हुई? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन SQC फुल फॉर्म का स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC 1 ने एक पॉइंट दे रखा है और SQC 1 बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट की असेंबली जो है 60 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। इसका नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। SQC 1 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल्स उन फर्म्स के लिए जो फर्म्स ऑडिट का काम कर रही है, जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रही है या अदर एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विसेज कर रही है। जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहे हो तो आप ऐसे यूज करते हो, एश्योरेंस सर्विसेज कर रहे थे तो SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और रिलेटेड सर्विसेज तो SRS। कुछ याद आया? अपने पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स से अलग अलग तरीके के, तो इन सभी के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? SQC। और इसने बोला है कि एक फर्म को टाइमली बेसिस पर कंप्लीट करना है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट जो कंप्लीट करने का दे रखा है it should not be more than 60 days after the date of ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आई बात? अपनी मेन बात तो यही है। अगर कोई तुमसे पूछ ले, MCQ करेक्ट एंड करेक्ट में आ सकती है ये लाइन, ऐसे बोल सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मस्ट, ऑडिट फाइल मस्ट बी असेंबल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? तो मैंने क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट कौन सी होती है? 31 मार्च होती है। बात समझ में आ गई? कैसे बनेगा ट्रू करेक्ट एंड करेक्ट? 60 डेज में बिल्कुल सही लेके, हम लोगों को क्या लगता है फिगर गलत होगी। ऐसे करेक्ट एंड करेक्ट में मोस्टली कहा करते हैं 60 को 7 डेज कर देते हैं, 15 डेज कर देते हैं, क्योंकि तुम देखोगे मोस्टली तुम लोगों को जो टाइम लिमिट दे रखी थी, या तो 7 दिन दे रखी होती है या 15 दिन दे रखी होती है, 30 दिन दे रखी होती है ना। तो यहाँ पे 60 से कहाँ लेके जा सकते हैं? 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन। अब बच्चों को टाइम लिमिट तो रट जाती है 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के पर 60 दिन के अंदर अंदर कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आई? यहाँ पे मैंने तुम्हें कहाँ घुमाई थी बात को? ऑडिट रिपोर्ट की जगह हमने क्या बोल दिया? The completion of assembly of final audit file after the date of auditor report एक administrative process है and does not involve performance of new audit procedure। मतलब बताओ इस लाइन का करेक्ट एंड करेक्ट उठ सकता है यहाँ से भी, मतलब बताओ। एक बात, तुम लोग ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद काम कर रहे हो कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा क्या? काम तो हो चुका है मेरा, है ना। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है।
वो फील्ड में जाके काम करते थे, प्रैक्टिकल अप्रोच थी ऑडिट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस में बैठ के थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। यहाँ पे तुम लोग फाइल में पेपर लगा रहे हो। फाइल में पेपर लगाना कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और इसमें आप कोई भी नया ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं करोगे, ना ही अपना कंक्लूजन को चेंज करोगे। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को किस में लगा रहे हो, फाइल में लगा। तो हमने दो बातें सीखी है अभी तक यहाँ से। पहली बात तो 60 डेज के अंदर अंदर करना है, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये, और ये अपने आप में क्या नहीं है, कोई भी न्यू ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन चेंजेस कर सकते हैं अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं। ये चेंजेस के एग्जांपल्स को याद करके रखना, पूछ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं आपके काम के अंदर। जब आप ऑडिट फाइल बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। चेंजेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। कौन से नेचर के होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के। चेंजेस क्या क्या, देखो, डिलीट या डिस्कार्ड सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। कल सुपरसीडेड का मतलब बताया था, ऐसे डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट्स में अगर सेम बात लिखी है तो वो क्या कहलाते हैं, सुपरसीडेड। क्या कहलाते हैं वो, सुपरसीडेड। तो अगर कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको हम डिलीट या डिस्कार्ड। अब एक ही बात के बारे में 2 पेजेस पे लिखा हुआ है तो फाइल में 2 पेजेस लगाने का मतलब क्या है, कितने पेजेस लगाओगे, 1 पेज लगाओगे सिर्फ। सेकेंड पॉइंट, सॉर्ट करना, कोलैटिंग करना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना वर्किंग पेपर। सॉर्टिंग का मतलब होता है ऑर्डर में लगाना, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब मान के चलो यहाँ मैंने सेल्स के बारे में कुछ लिखा है, फिर 10 पेज आगे मैंने डेटर्स के बारे में कुछ लिखा है, तो मैं क्रेडिट सेल्स के आगे उस पेज का रेफरेंस दे सकती हूँ। तो हम लोग लिखते थे ना कि नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट में नोट नंबर 1 लिखते थे, रेफरेंस देते थे ना, ऐसे रेफरेंस हम लोग दे सकते हैं। साइन ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट। जितने भी तुम्हारे पास पेजेस हैं उनको क्या करना है, साइन करना है, ताकि फ्यूचर में तुम उससे मना, ऑडिटर भी तो बोल सकता है ये पेपर तो मैंने लगाया ही नहीं था, पता नहीं किसने लगा दिया, पर अगर ऑडिटर के साइन होंगे तो वो इस बात को मना नहीं कर सकता। कभी ऐसा हुआ है कोई बोले कि लिखकर साइन करके दे तब मानेंगे किसी बात को, स्टैम्प पेपर पे साइन करके देते हैं, कह देते हैं ना। अगला पॉइंट, डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंसेस जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किए हैं, मतलब हर एक एविडेंस को भी लिस्ट में लगाओ जो आपने ऑब्टेन किया है, जो आपने डिस्कस और एग्री किए हैं विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, मतलब आर्टिकल्स के साथ जो आपने डिस्कस किए हैं बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से पहले तो एविडेंस मिले होंगे ना, बाद में थोड़ी मिले होंगे, तो जो जो एविडेंस आपको मिले थे प्लस जो आपने डिस्कस किए थे आर्टिकल्स के साथ में, उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एक बार आपने असेंबली कर दी और आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इसमें लिखे हुए किसी भी चीज़ को डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन का मतलब कितने सालों तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को आपको अपने पास मेंटेन करके रखना है। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स आपको 7 साल तक अपने पास रिटेन करके रखने हैं। 7 साल मतलब अगर इस साल के ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं तो इस साल से 7 साल तक आप उनको डिस्कार्ड, 7 साल बाद उनसे जला के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट तो हर साल होती है, समझ में आई बात। तो देखो हमने अभी तक में क्या क्या बातें पढ़ी हैं। हमने अभी तक में छोटे छोटे 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने किसका देखा था, डेफिनेशन का। डेफिनेशन में क्या बोल रखा था, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या था डेफिनेशन के हिसाब से। गई लाइट, सेटअप थोड़ी बंद हो जाएगा, पंखे की तो जरूरत वैसे ही नहीं है। ऐसे 230 स्टैंडर्ड में लिखी हुई हर एक बात आपको फॉलो करनी है। अब देखो हमने क्या क्या बात पढ़ी थी। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था, ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या पढ़ा हमने, ऑडिट फाइल का मतलब था आप क्या कर रहे हो,
रिकॉर्ड कर रहे हो किस चीज को, वन और मोर फोल्डर्स को। किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, एक से ज्यादा फोल्डर्स को। किसके अंदर, इन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म। यह किसकी डेफिनेशन थी, ऑडिट फाइल की। फिर हमने कौन सा पॉइंट देखा था अगला हमने जो हेडिंग इसमें देखी थी वो क्या देखी थी, वो हमने देखी थी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में हम लोगों को पहले जो बात लिख के दे रखी थी वो ये दे रखी थी, विद इन टाइम फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन ये टाइम जो था SQC 1 ने मेंशन कर रखा है और SQC 1 कह रहा है ये टाइम है 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर इसने SQC 1 ने दूसरी बात क्या बोली है कि ये कैसा प्रोसेस है, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस and not further audit and no further audit procedure performed। लेकिन इसमें आप कर सकते हो चेंजेस जो कौन से नेचर के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। कौन कौन से चेंजेस आ गए थे, पहला पॉइंट discarding of superseded document, second point sorting करना या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग करना, तीसरा काम साइन ऑफ करना डॉक्यूमेंट्स को, चौथा काम क्या था, डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड और सुपरसीड कर सकते थे, सॉर्ट कर सकते थे, क्रॉस रेफरेंस साइन कर सकते थे और डॉक्यूमेंट करने थे किन चीज़ों को, एविडेंस को जो आपने ऑब्टेन किए थे बिफोर डेट ऑफ। ये बात इसने ऐसा क्यों लिखी कि बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कहीं ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद भी एविडेंस मिला है तो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करना। तो हमारे पास चेंजेस कौन कौन से, 4 चेंजेस लिखे थे क्या सर? पहला चेंज क्या लिखा था, सेकंड चेंज क्या लिखा था, थर्ड चेंज और फोर्थ चेंज जो आपने ऑब्टेन किए हैं बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो इसमें और बातें हमें क्या लिख के दे रखी है और वो और पॉइंट हमने क्या देखा था इसका, रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड क्या था, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इतनी सी बात पढ़ी है अभी तक हमने सुबह से सिर्फ। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट फाइल क्या था, ऑडिट फाइल में इंक्लूड कर रहे थे 1 और मोर फोल्डर्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में, जो अपने अंदर कंप्राइज कर रहे थे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को।
फिर हमने पॉइंट देखा था असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. ऑडिट फाइल असेंबल होना चाहिए विद इन टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ये टाइम किसने बताया गया था? SQC 1. SQC 1 ने कहा था टाइम कितना होना चाहिए? 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्टिंग की डेट से 60 दिन के अंदर अंदर ये काम आपको करके रखना है. फिर अगला पॉइंट इसमें हमारा कौन सा आया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को ये अपने अंदर क्या करेगा? इंक्लूड करेगा. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर? तो कौन कौन से चेंजेस आप कर सकते हो? चेंजेस खाली कौन से नेचर के होने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस. उसमें भी कौन कौन से चेंजेस हैं? पहला पॉइंट सॉर्टिंग, डिस्कार्डिंग और सॉर्टिंग एंड डिस्कार्डिंग करना सुपरसीडिंग डॉक्यूमेंट्स. देन सॉर्टिंग या क्रॉस रेफरेंस करना डॉक्यूमेंट्स का, साइनिंग ऑफ करना डॉक्यूमेंट्स का और ऑब्टेन करना एविडेंसेस को बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. रिटेंशन पीरियड कितना है इसका? क्या इसका रिटेंशन पीरियड 8 साल है? नहीं, 8 साल रिटेंशन पीरियड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. किसका होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? ऑडिटर ने क्या बनाया है? ऑडिट रिपोर्ट. यहाँ ना नीचे से लिख लो 8 years नहीं है. ये किसका होता है? ये होता है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि अगर MCQ में तुम्हें कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं या ट्रू फॉल्स में तो वो 8 साल से कर सकते हैं. तुम लोग लॉ में पढ़ोगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 8 साल तक रिटेन करने की. 8 साल बाद वो उसे डिस्कार्ड कर सकता है. यहाँ लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइम पीरियड के लिए रखना है? 7 years. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम के लिए रखते हैं? 8 years. 7 years कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. छोटा सा मुद्दा क्लियर है? पक्का? फटा? हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसने बनाए हैं? तो रिटेंशन पीरियड किसके लिए होगा? ऑडिटर के लिए. जो बनाएगा वही रिटेन करके रखेगा. क्योंकि 7 साल तक कभी भी तुम्हारे पर अगर ऑडिट आ गई, पीयर रिव्यू आ गया, तुमसे प्रूफ मांग लिया, कहाँ से दोगे? कोई केस लग गया तो कहाँ से करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? तो कौन रिटेन करेगा? मैनेजमेंट. जो काम जो कर रहा है रिटेन भी वही करेगा. फटाफट से छोटा सा मुद्दा है, रिवाइज करो, रीड करो क्या लिखा है बोर्ड पे. हो गया याद? सुनाते तो नहीं हो? देखते हैं. बुक में पढ़वा दिया, क्लास में लिखवा दिया, नोट्स दे दिए, उसके बाद तो याद हो जाना चाहिए. कहीं लिख लो दोनों, फोटो खींच लो इसकी, कुछ मेहनत कर लो. फोन चार्ज हो गया होगा अभी तक में तो हो गया. बीस मिनट में फुल चार्जिंग. मैं किसी भी एक क्लास में 20 मिनट लगा देती हूँ इसको. एक दिन तो निकल जाता है, 1 या 2 दिन तो. हाँ हाँ, 2T 80 वाट का चार्जर है ना. और तुम्हारा जितना काम नहीं है मेरा फ़ोन पे. मुझे कोई फ़ोन नहीं करता स्टूडेंट्स के अलावा. तुम्हारे बहुत बड़े बड़े काम चलते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आते हैं. हमारे पास ना फ़ोन है ना मैसेजेस हैं. टाइम निकल गया हमारा फ़ोन और मैसेजेस आने के. हाँ, एक बार ना मतलब हमारा CA मतलब हमारी ऑलमोस्ट होने वाली थी, तो मेरी एक फ्रेंड ना उसकी थी, नॉन मेडिकल की थी, तो ट्यूशन्स पढ़ाने लग गई थी.
तो फिर उसके बाद से ट्यूशन से बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तो नीचे फ़ोन नंबर लिखा था। मैं कोई मिस कॉल या ब्लैंक मैसेजेस आते हैं तेरे पास? कहती पागल है। मैं कहा टाइम निकल गया ना, अब नहीं आते। कहते हाँ कोई नहीं करता, अब अपना टाइम खत्म हो चुका है। वही बात है, तुम्हारे पास ही आते हैं फ़ोन आजकल। चलो भाई, इन 4 बातों को याद रखना, ठीक है। कितना रिटेंशन पीरियड दे रखा है? 7 साल। एक टॉपिक बीच में छुड़वाया है, अगले टॉपिक के बाद में, उस पर लास्ट में आएंगे। अगले पॉइंट देखो, पहले तुमने क्या किया? ऑडिट डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट को क्या बनाया? ऑडिट फाइल। यहाँ खत्म नहीं किया, अब तुम्हें समरी भी बनानी है। समरी क्यों? हर ऑडिट डॉक्यूमेंट में मैंने कहा था यू हैव टू राइट एवरीथिंग। एक एक प्रोसीजर लिखो, कब परफॉर्म किया, किस टाइम पे परफॉर्म किया, किसने परफॉर्म किया, किसने चेक किया, कैसे चेक किया, सब कुछ। क्या तुम्हारे सीनियर्स के पास इतना टाइम होता है कि वो सब कुछ पढ़ सके? अगर इतना टाइम होता सीनियर्स के पास तो कंपनीज के अंदर जर्नल एंट्री नहीं पकड़ा देते। हम उन्हें क्या देते हैं? बैलेंस शीट्स, P&L, ऊपर ऊपर मोटा मोटी समरी तो है बैलेंस शीट और P&L सारी ट्रांजेक्शन्स का। ऐसे ही जब जो लोग इंस्पेक्ट करने आते हैं ना, वो इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, उनको क्या चाहिए? समरी। और इसलिए अब हमें उसकी क्या भी बनानी है? समरी भी बनानी। तो डिटेल क्यों बनाया था? ताकि अगर समरी में किसी को दिक्कत आएगी तो वो तुमसे क्या मांगेगा? डिटेल्स मांगेगा। समझ में आई बात? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी का दूसरा नाम क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। क्या है दूसरा नाम? इसमें छोटी सी बात है, समरी में तुम क्या सारी बातें लिखते हो? सिर्फ 2-3 बातें लिखते हो? 2-3 बातें। हम 2 ही बातें लिखेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स आपको मिले जिसमें तुम्हें शक था और कैसे उनको एड्रेस किया गया, कैसे उन्हें सॉल्व। मतलब प्लानिंग नहीं लिखनी, प्रोसीजर क्या लिखा वो नहीं लिखना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स तुम्हें मिले वो, और कैसे उन मैटर्स को तुमने एड्रेस किया, मतलब सॉल्व किया। और कोई बात इसमें नहीं लिखनी। द ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी दैट डिस्क्राइब। सिर्फ 2 बातें डिस्क्राइब करेगा। पहली बात क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। सच अ समरी फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू। किस काम आया था समरी? और इंस्पेक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू, इंटरनल एक्सपेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली किसके लिए? लार्ज और लार्ज फर्म का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बनेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, है ना। फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सच समरी में असेस द ऑडिटर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। ये हेल्प करता है ऑडिटर को कंसीडर करने में कि क्या सारे के सारे स्टैंडर्ड्स पूरे लगे हैं या नहीं लगे। हमारा सिर्फ छोटी सी बात है, और छोटी सी बात क्या है? कितने मैटर्स इसमें आते हैं? 2। कौन से हैं 2 मैटर्स? एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, 3 बातें आ गई इसमें एमसीक्यू के लिए। पहली बात, इसका दूसरा नाम क्या है? कंप्लीशन मेमोरेंडम। दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं? सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड और हाउ दे वर एड्रेस्ड। तो हमारे पास अगला मुद्दा जो इसके अंदर लिख के दे रखा है वो क्या है? इस पेन से कर्सिव राइटिंग नहीं लिख सकते। Audit documentation summary, also known as describes 2 things। पहली चीज क्या लिखी हुई है? significant matters identified
और दूसरी चीज हाउ दे एड्रेस्ड। ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, लार्ज फर्म या स्मॉल फर्म्स? लार्जर फर्म्स। लिखने लग गए तुम भी? ये आ गया मुद्दा जिसमें से अपना आएगा केस स्टडी। टॉपिक है, स्टार नहीं लगाया ना आगे। ये ले, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। ओनरशिप का मतलब बताओ। मालिकाना हक। वेरी गुड। कौन है ओनर? ये गुड मॉर्निंग किसने लिखा है फैन के ऊपर? ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ओनरशिप का मतलब है मालिकाना हक। बिल्कुल सही बात है। अब ये बात बताओ, मालिकाना हक किसका होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे? क्यों? उसी ने बनाए हैं तो हक भी किसका होगा? उसी का है। अच्छे से याद रखना, ऑडिटर इज द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव हिज ऑडिट डॉक्यूमेंट टू एनीवन। क्या बोला मैंने? एनीवन। मैनेजमेंट को भी नहीं देगा उसका मन किया तो। किसने बनाए हैं? क्योंकि ये उसका फ्यूचर का एविडेंस है। किसी को दे दिया, किसी ने टेम्परिंग कर दिया तो वो उसकी इच्छा है। ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। वो अपनी इच्छा मतलब अपनी डिस्क्रिशन से चाहे तो दे सकता है। अब एक बात छोटी सी मुझे बताओ, एक कंपनी थी XYZ, उसका एक ब्रांच है। ब्रांच की ऑडिट कोई और कर रहा होगा, हेड ऑफिस की ऑडिट कोई और कर रहा होगा। हेड ऑफिस के ऑडिटर ने ब्रांच के ऑडिटर से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने के लिए। क्या ब्रांच के ऑफिसर को हेड ऑफिस के ऑफिसर को ऑडिट डॉक्यूमेंट्स देने हैं या नहीं देने? हेड ऑफिस का ऑडिटर कोई और है, ब्रांच का ऑडिटर मिस्टर वाई है, हेड ऑफिस का ऑडिटर मिस्टर एक्स है। इसने इससे डिमांड करे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या मिस्टर वाई अंडर एनी ऑब्लिगेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देने के? नो, क्योंकि ये उसकी खुद की क्या है? प्रॉपर्टी है। ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। बात पल्ले पड़ी? अब देखते हैं हम लोग बुक में हमें क्या बोला है। दिखने में सिर्फ 2 लाइनें हैं, बातें बहुत सारी है। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, साइड में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। कभी कभी पूछ लेते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। SQC 1 प्रोवाइड दैट
unless otherwise specified by law or by order. Documentation is property of, वो अपनी make the portion और extract from the, और अवेलेबल करवा सकता है सिर्फ किसको, क्लाइंट्स को। दूसरे ऑडिटर की बात नहीं है। प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, कि ऐसे डिस्क्लोजर से जो उसने काम किया है उसकी वैल्यू कम अगर नहीं हो रही है तो वो अपनी मर्जी से क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दे सकता है। और इन केस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर और हिज पर्सन। रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है एक, क्या है, क्या बोलता है रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एक बात सुनो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और को देता है? क्यों नहीं देता? दे दे, क्या जाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिक्स है वो। लेकिन पेशेंट को तो बता देता है ना, पेशेंट कोई रिकॉर्ड मांगे तो दे देगा। समझ में आई बात? अगर वो देना चाहता है तो। ऐसे ही हमारे ऊपर भी रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लगता है। हमारा एथिक्स कहता है कि मैं मेरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं दूंगा, फिर चाहे वो उसका ही फ्यूचर वाला ऑडिटर ही क्यों ना हो। मैंने काम किया है उसका और मेरा रिश्ता किसी और के सामने डिस्क्लोज नहीं होगा। इसको रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बातों को कॉन्फिडेंस में रखते हैं, किसी और को नहीं बताएंगे। क्लियर है? हम सिर्फ तब बताते हैं जब हमारा क्लाइंट हमें अलाउ करता है। ये तुम लोग लॉ में भी पढ़ोगे, रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर है बात? तो अब कृपया करके मुझे जो मैंने केस स्टडी मेंशन करी थी उसका आंसर लिख कर दो। कैसे लिखोगे? ब्रांच ऑडिटर वाले। फटाफट से मुझे उसका आंसर लिखकर दो। ये रही तुम्हारी केस स्टडी। आंसर लिखो इसका। हाँ, खोल सकते हो स्टडी मटेरियल। तुम्हें कौन सा रट्टा मर गया? बुक की हेल्प लेके लिखो। पहले क्वेश्चन तो लिख ले, फ्यूचर में काम आ जाएगा। टॉपिक के साथ ही लिख लो, चाहे जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं। फेयर तुम्हारी तो रफ कॉपी है, बीच में मैथ्स आ जाती है। कुछ मिले या ना मिले, इसकी कॉपी में मैथ जरूर मिलती है। मेरे को मैथ्स में पीएचडी कर रहे। कितने नंबर आए थे तुम्हारे मैथ्स में? 65 आए थे। फाउंडेशन में पूछे हैं। और 12th में पेपर दिया था? तेरे कितने आए थे? कोई बात, अच्छे थे ये भी। हाँ, कॉमर्स का, ये कॉमर्स में मैथ्स होती है। ये शॉक्ड होगा तुम्हारे क्वेश्चन से, इसलिए वो अपने आप निकल गया इनके मुंह से। इंटेंशन नहीं थे इनके। आंसर लिखो। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स और उसके बीच में भी ऑप्शन होता है आरबीएससी में। अभी भी होता है। इतना अलाउड नहीं किया। कर दिया? सीबीएसई में कर दिया। पहले तो खाली फिजिकल एजुकेशन का होता था ऑप्शन, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन होता था सीबीएसई में। तो मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर्स। सीबीएसई में तो नहीं होता। इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी है। अच्छा, इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी था।
तुम लिखो तो सही पहले, तुम क्या लिखोगे? हाँ, कि टाइम पास के लिए बोला है मैंने। और गोमतेज तो लिख देगा फटाफट से, लिखने में माहिर है। तो टाइप करो मुझसे। टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तुम टाइप कर सकते हो गोमतेज आंसर मेरे को चाहो तो। अब से हम कोशिश करेंगे कि रोज एक आंसर तुम मुझे लिख के दिखाओगे, है ना? जहाँ जहाँ केस स्टडी बन सकती है वहाँ वहाँ हम देखते हैं इस चीज को। तुम क्या ढूंढ रहे हो? यहीं देख ले। आंसर दिखाऊं क्या तुम लोगों को? बुक वाला, मतलब बुक में जो बुक लिखा हुआ है कंटेंट। ये ले, मेहनत कम करो। देखा, इसमें बहुत बड़ा आंसर लिखा है भाई, पेज भर दिया पूरा। एज पर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 1, ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है पेपर में, STD नहीं लिख सकते। Provides that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is a property of auditor. Very good. He may at his discretion make it available, any portion of it, to the client. फिर है facts of the case. तरीका देखो, पहले law लिखा है, फिर क्वेश्चन का fact लिखा है। As per the question, Mr. A जो ऑडिटर है हेड ऑफिस का, उससे डिमांड किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम Mr. Y द ऑडिटर ऑफ द ब्रांच ऑफ XYZ लिमिटेड। फिर उसने लिखा है कंक्लूजन। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है केस स्टडी का आंसर। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और नहीं तो क्या, केस स्टडी तो केस स्टडी होती है भाई, बहुत टेस्ट ट्यूब उठानी पड़ती है हाथ में। कोई बात नहीं। इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर वाई टू प्रोवाइड और नॉट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, but because Mr. Y is not the client, so he cannot provide audit documentation to us. Very good. Conclusion थोड़ा छोटा लिख दे, ये लिख दे, in the as per the above provision he may provide audit documentation to the client at his discretion. As Mr. X is not the client, तो auditor is not under any obligation. ये word तुम्हारा case study में जरूर होना चाहिए, not under any obligation to provide it to the auditor of head office. 5 नंबर का था भाई, तूने सारा सार लिख दिया एक पैराग्राफ में। आगे से आंसर कैसे लिख के दिखाओगे रफ कॉपी में? पहले फैक्ट, क्वेश्चन, प्रोविजन क्या बोलता है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोलता है, और फिर तुम्हारा कंक्लूजन। केस स्टडी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? हेलो।
डिस्क्रिशन, लेकिन दूसरे ऑडिटर का तो नाम तक नहीं लिखा हुआ, समझ में आया? कहीं नहीं लिखा एनी अदर ऑडिटर। क्लाइंट को तो फिर भी अपनी मर्जी से दे सकता है, एनी अदर ऑडिटर तो मेंशन है ही नहीं। अब नीचे केस स्टडी दे रखी है अपने को, हालांकि बुक में तो आंसर ना शॉर्ट में निपटा दिया 2 लाइन में, पर पेपर में 2 लाइन में नहीं निपटा सकते। क्या दे रखे हैं? लेकिन किसने बोला है प्रॉपर्टी है? अंडर ऐसे 230। ऐसे 300 का नाम क्या था? प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 320 का नाम क्या था? मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। 210 का नाम क्या था? 200 का नाम क्या था? तुम कौन सी दुनिया में हो? सदमा लग गया कोई? कितने दिन से नहीं पढ़ रहे हो? क्यों नहीं ली? अब वापस आ गए? कहाँ गए थे? उससे पहले तुम रेगुलर थे क्लास में? तो ऐसा हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है शक्ल के? सब कुछ भूल गया? ज़्यादा डुबकियाँ तो नहीं मार ली ऋषिकेश में कि सब कुछ क्लीन हो गया? यादें ताज़ा करो भाई पुरानी। हाँ, पाप धोने गया था, ज्ञान धुल गया, ये तो दिक्कत हो गई। अब तो टाइम कम है तो एक छोटा स्टैंडर्ड उठा लेते हैं, ठीक है? ना छोटा सा ये कुछ नहीं दे रखा है इसमें खास। चलो 580 पे आ जाओ, ये छोटा है थोड़ा। इसका ना दिक्कत ये है कि जो इसका ऑडिट एविडेंसेस का स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा बड़ा है, 20-25 पेजेस का वही है एक, उसके अलावा सब बहुत छोटे छोटे हैं। पेज नंबर क्या है भाई इसका? 38। नया ऐसे करने जा रहे हैं, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 200 कर लिया, 210 कर लिया, 230 कर लिया। 230 का नाम क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 300 कर लिया, 315 पढ़ लिया, 330 पढ़ लिया, फिर बीच में एक 320 मटेरियलिटी भी पढ़ लिया, और 230 भी। कितने हो गए? 8वां कर रहे हैं आज हम। ऑडिट एविडेंस पढ़ा थोड़ी, तुम तो लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। ऐसे 500 का नाम भी नहीं लिया क्लास में तो अभी तक। ये एक्स्ट्रा में नहीं, अगला 230 के बाद तो 500 ही था, इसमें पहले ही लिख लिया। चलो, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन।
अब बात को समझते, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम जब भी ना मैनेजमेंट से कोई भी बात पूछते हैं, मैंने मैनेजमेंट से पूछा डेटर्स 10,000 रुपये लिखे हैं, क्या सही लिखे हैं, तो मैनेजमेंट के मुंह से बोलेगा हाँ सही लिखे हैं। मुंह से बोली हुई बातों का कोई भरोसा, आज बोले कल पलट जाए, है ना। इसे तो स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, एविडेंस, कल कौन पलट जाए किसे पता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट को बोलेंगे लिखित में दो। कैसे दो, कि तुम इस बात पर मान रहे हो, इस चीज को मुझे कैसे दो, लिखित में दो। किसने मांगा, ऑडिटर ने, किससे, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब WR कौन किसको देता है, मैनेजमेंट दे रहा है, किसको, ऑडिटर को। जब भी आप मैनेजमेंट से कोई भी बात पूछते हो तो मैनेजमेंट वो बात तुम्हें लिखित में लिखकर देता है, और लिखित में लिखकर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, WR, क्या बोलते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ऑडिटर भैया जो है हमारे, वो रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट से या फिर मैनेजमेंट से, और ये इसको प्रोवाइड करता है WR। किसने रिक्वेस्ट किया, WR, किससे किया, मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने WR क्या कर दिया, प्रोवाइड। WR जो है वो कंटेन करता है एनी इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय ऑडिटर। अब फटाफट से 210 में जाओ, याद करो हमने कहा था 210 में जो ऑडिटर ने कहा था कि क्लाइंट मुझे प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं कभी भी मांगूंगा, प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देगा, एनी इंफॉर्मेशन आस्क्ड और एक्सेस टू एनी पर्सन, कहा था ना हमने। तो मैंने वहां बोला था कि मुझे आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगूंगा तो देनी, वो जो देनी पड़ेगी वो कैसे दोगे, लिखित में दोगे, रिटर्न में दोगे। तो ये वही एनी इंफॉर्मेशन है जो हमने उससे मांगी और वो हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर ने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांगी और वो इंफॉर्मेशन उसने लिखित में उसको लिखकर दे दी। ये क्या अपने आप में एक एविडेंस है, हाँ ये अपने आप में एक एविडेंस है। पर एक बात बताओ, मैंने कहा ये अपने आप में एक एविडेंस है, पर क्या ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है। एक बात बताओ, मैंने मैनेजमेंट से पूछा तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, मैनेजमेंट कहता साइन करके देता हूँ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, तुम मान जाओगे, क्या तुम आगे कोई काम नहीं करोगे, करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे एविडेंस है, ये मेन एविडेंस, ये हमेशा एक सपोर्टिंग एविडेंस है, मेन एविडेंस नहीं है। मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ऑडिटर अपने काम का NTE कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी बात जो हमने इसके अंदर समझी, तो पहली बात समझी थी, तो दूसरी बात जो इसके अंदर हमें दे रखी है वो ये दे रखे हैं कि WR जो है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस है। कैसा एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस है, ये मेन एविडेंस नहीं है। क्या नहीं है, मेन एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस है। इसके बेसिस पे ऑडिटर अपना NTE डिसाइड नहीं करेगा। डू नॉट डिसाइड NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक बात बताओ,
कंपनी के बैलेंस शीट में ना 50,000 करोड़ की एफडी लिखी हुई थी। थोड़ा करोड़ लगाओ तो अमाउंट बड़ी लग रही है ना। 50,000 करोड़ की एफडी लिखी हुई थी। किसमें? बैलेंस शीट में। एफडी के सर्टिफिकेट्स तो होते हैं, कभी दिखाए हैं घर वालों ने? बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम लोगों पे, मतलब कि तुम्हें कभी एफडी सर्टिफिकेट सिखा दोगे एफडी का पेपर कैसा होता है देखने। कराते हैं कुछ लोग, अभी भी कराते हैं। थोड़ी बहुत एफडी तो हर कोई रखता है। तो जो दिखाए हैं, जो गर्दन हिला रहे हैं, सुना हुआ है कि पापा की एफडी कराई हुई है? ऐसे दिखाया नहीं तेरे को? ये बताया कितने की कराई है? ले, हमें तो पता था। ये कह रहा है इज्जत बचा रहे थे, मैम मेरी देखी हुई है। हाँ, अब देखो एक सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ना कंपनी के एमडी के पास है। एमडी है नहीं, आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि एफडी है, भरोसा कर लो। ऑडिटर ने भरोसा कर लिया कि ऑडिटर्स अपने काम पर ठीक है। क्यों? मेन एविडेंस। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को ऐसे केस में परफॉर्म करने चाहिए फर्दर प्रोसीजर। ऑडिटर क्या करेगा? परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वो बैंक में जाएगा और बैंक में बोलेगा क्या इस अकाउंट में सच में 50,000 करोड़ की एफडी है या? बैंक वाले तो बताएंगे, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेगा। क्या लेगा? अब वो मान जाएगा अगर दोनों बातें बिल्कुल क्या निकल गई? सेम निकल गई। मतलब मैनेजमेंट क्या कह रहा था? सच। और अगर गलत निकल गई तो मैनेजमेंट झूठ कह रहा था। तीसरी पॉइंट क्या उठ कर आया? तीसरा पॉइंट अपने पास डायरेक्टली जो हमने पढ़ा और हमें समझ में आया, अरे आ गया, बच गए। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी का। किसका पॉइंट है? किसके बीच में? बिटवीन WR एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपने फर्दर प्रोसीजर लगाया, बैंक वाले बोलते कौन सी एफडी? कहाँ की एफडी? कोई एफडी नहीं करा रखे, कोई 50,000 करोड़ फेंक रहे हैं बेमतलब में, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? इनकंसिस्टेंसी। जब भी तुम्हें इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, जब भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर उठेगा, किससे बात जो करोगे? मैनेजमेंट से, कि तुमने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, हमारा तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया। इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या होंगे? हम लोग पहले तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी आने पर कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे। किसके साथ में? विद मैनेजमेंट। किससे बातचीत करेंगे? मैनेजमेंट से, ठीक है। और फिर हमारे दो केस आएंगे। हम लोग डाउट करेंगे ओवर रिलायबिलिटी ऑफ WR एंड मैनेजमेंट। एक बात बताओ, जिस इंसान ने एक बात को लेकर झूठ बोला है, क्या उस इंसान ने और बातों को लेकर झूठ नहीं बोला होगा? बोल सकता है ना। जब कोई इंसान हमारे सामने किसका झूठ एक बार ही पकड़ा जाए तो दोबारा भरोसा होता है उस पर? क्या पता फिर झूठ बोल रहा हो। मन में ख्याल तो आ ही जाता है ना, कितना ही भरोसा करने की कोशिश कर लो। ऐसे ही ऑडिटर को भी डाउट किसके ऊपर होगा? उसकी रिलायबिलिटी पे, कि जहां उसने एक बात को लेकर झूठ बोला है, शायद उसने और बातों को लेकर भी झूठ। फिर साथ साथ वो एक्सप्रेस कर देगा कैसा ओपिनियन? मॉडिफाई ओपिनियन। कैसा ओपिनियन देगा? मॉडिफाई ओपिनियन। हालांकि मॉडिफाई की जगह एडवर्स ओपिनियन भी हो सकता है अगर ये गलतियां बहुत सारी जगह पर है तो। क्या डिस्क्लेमर होगा? क्यों?
क्योंकि एविडेंस तो मिल गया ना, तुम्हें एविडेंस मिला है कि ऑडिटर झूठ, मैनेजमेंट झूठ कह रहा है। अगर एविडेंस नहीं मिला होता तब डिस्क्लेमर होता, पर क्योंकि एविडेंस मिल गया तो डिस्क्लेमर नहीं होगा। तीसरी बात समझ में आई? तीसरी बात हमने क्या बोला, अगर तुम्हें क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो तुम बातचीत करोगे किससे, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद तुम डाउट किस पे करोगे, रिलायबिलिटी ऑफ, और एक्सप्रेस करोगे कैसा ओपिनियन। इतनी सी बात क्लियर? हमने 3 बातें पढ़ी है अभी तक में, सिर्फ खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है। पहली बात हमने क्या पढ़ी इसमें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर रिपोर्ट का रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए WR, जो कंटेन करता है एनी इन्फॉर्मेशन आस्क्ड बाय द ऑडिटर। WR अपने आप में सपोर्टिंग एविडेंस है, ये अपने आप में मेन एविडेंस नहीं है। यहाँ से आती है केस स्टडी। कैसा एविडेंस है, सपोर्टिंग। मैंने तुमसे केस स्टडी पूछी थी ना, उस टाइप में। कल एक केस स्टडी लिख कर दिखाओगे इस टॉपिक पे तुम मेरे को। और अपने आप में मेन एविडेंस, ये डू नॉट डिसाइड NTE ऑफ द ऑडिट। ऐसे केस में ऑडिटर को परफॉर्म करने चाहिए फर्दर ऑडिट, ताकि वो एक मेन एविडेंस को ऑब्टेन कर सके। अगर ऑडिटर को कोई भी कंसिस्टेंसी मिलती है, क्या मिलती है, अगर ऑडिटर को कोई भी कंसिस्टेंसी मिलती है किसके बीच में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस ऑब्टेन किया, तो किससे बात करेगा, और डाउट करेगा वो रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड WR, और एक्सप्रेस करेगा मॉडिफाई ओपिनियन। क्लियर है? अब चौथी बात, एक बात बताओ, मैंने कहा ऑडिटर WR ऑब्टेन करेगा किससे, मैनेजमेंट से। किससे ऑब्टेन कर रहा था WR, मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर रहा था। मुझे सेल्स का WR चाहिए, सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी थी, क्या ये इन्फॉर्मेशन मैं परचेज डिपार्टमेंट से पूछ सकती हूँ? तो WR हमेशा ऑब्टेन करा जाएगा नॉलेजेबल पर्सन से। किससे ऑब्टेन किया जाएगा, हमेशा नॉलेजेबल पर्सन से। तो WR हमेशा ऑब्टेन्ड किया जाता है कैसे पर्सन से, नॉलेजेबल पर्सन से। नॉलेजेबल पर्सन मतलब जिसको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है। क्लियर है? अब एक बात सुनो, WR जो ऑब्टेन करते हैं वो हमेशा बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के बाद के WR का क्या चार्ज डालोगे? अब रिपोर्ट साइन हो गई, अब WR का क्या करना है, समझ में आई बात? तो WR ऑब्टेन हमेशा कैसे होने चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। छठी बात है स्टैंडर्ड के बारे में, और वो 6th पॉइंट ये कहता है कि जो तुम्हारा WR है वो डू नॉट कंसिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट or any other public document। इस बात को लिखो, इसे समझते हैं। WR do not consist financial statement or any other public document। मतलब क्या है? WR के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ने जो तुम्हें लिख के दिया है वो होगा। मैनेजमेंट बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट WR ही तो है, पर एक बात बताओ, WR किसने रिक्वेस्ट किया था, किससे किया था? मतलब WR इज एड्रेस्ड ओनली टू द ऑडिटर। ऑडिटर के अलावा WR पे किसी और का हक नहीं है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो पूरी पब्लिक मांग सकती है। कोई भी ऐसी बात जो पब्लिकली किसी को भी दी जा सकती है वो WR नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज WR इज एड्रेस्ड टू द ऑडिटर ओनली। तो ये वही बातें कंटेन करती है जो जानने का हक सिर्फ किसके पास है। करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स WR का पार्ट हो सकती है?
नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ, क्यों? क्योंकि WR के अंदर क्या है? WR is addressed only to the auditor और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहाँ पे अपने वेबसाइट पे इशू करती है, तो ऑडिटर भी तो वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, उसे स्पेसिफिकली मांगने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई? फटाफट से क्रक्स रिवाइज करते हैं, स्टैंडर्ड को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पेज को ना इसके अंदर सेव कर देना, क्लियर है? यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में हम लोग। ऐसे 580 पहली बात, ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट या मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए WR जो कंटेन करता है एनी इन्फॉर्मेशन आस्क्ड बाय द ऑडिटर। WR अपने आप में कैसा एविडेंस है? सपोर्टिंग है, मेन एविडेंस। ये डिसाइड नहीं करता NTE ऑफ, ये परफॉर्म करवाता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है किसके बीच में, WR और एविडेंस ऑब्टेन, तो कम्युनिकेट करना है किसके साथ में? आपको डाउट करना है वो द रिलायबिलिटी ऑफ WR एंड मैनेजमेंट, और एक्सप्रेस करना है मॉडिफाई ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन। WR ऑब्टेन किससे किया जाता है? फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन। WR किससे पहले ऑब्टेन करना जरूरी है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले। WR डू नॉट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस और एनी अदर पब्लिक because WR is addressed specifically to the auditor of the entity। क्लियर है? पक्का? लिख ली इतनी बात? समझ में आ गई? यही बात पूछूंगी जो इसमें लिखी हुई है, और ऐसे 230 तो पूरा करके ही आना है। ओके क्लास, कल मिलते हैं।